हो रही। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आज से हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट और नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एंड दैट इज रेटिनल वेस्कुलर डिसऑर्डर्स. What this means, this topic means diseases of the central retinal artery and central retinal vein and its branches. As you know, that retina is supplied by double layers of blood vessels. Outer part of the retina, they are supplied by the choroid and its capillaries that which is called choriocapillaris. But the inner retina is supplied by central retinal artery and its branches, and then this blood is drained back in the central retinal vein. So different diseases of these retinal vessels, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन और उसकी ब्रांचेस की जो डिजीजेज हैं, इनको हम इसमें डिस्कस करेंगे. और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज विच अफेक्ट्स दिस रेटिनल ब्लड वेसल्स इज डायबिटिक रेटिनोपैथी. अबाउट रेटिनल वेस्कुलर डिजीजेज में अबाउट 80 to 90% केसेस जो हैं वो डायबिटिक रेटिनोपैथी के होते हैं. तो जस्ट 10 to 20% जो पेशेंट्स हैं दे बिलोंग टू रेटिनल वेन occlusions और ब्रांच रेटिनल वेन occlusions एंड रेटिनल आर्टरीज occlusions. तो ये तीन टॉपिक्स बेसिकली इसमें है. तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि डायबिटिक आई डिजीज या डायबिटिक रिलेटेड आई प्रॉब्लम्स जो हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे. इसमें एक चीज याद रखें कि डायबिटीज इज सस्टेन्ड हाइपरग्लाइसीमिया, और ये सिर्फ रेटिना ब्लड वेसल्स को अफेक्ट नहीं करती, ये पूरी बॉडी पे अफेक्ट करती है. और आई आई में जब हम कहते हैं कि व्हाट आर ऑकुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज, तो कुछ बच्चे सिर्फ इसमें डायरेक्ट डायबिटिक रेटिनोपैथी पे जाते हैं. तो आई में सिर्फ रेटिना नहीं है, ये क्लियर रख लें. Diabetes affects all parts, all different structures of the eye, starting from orbit, extraocular muscles, lids, cornea, angle, iris, lens, vitreous, retina, optic nerve, और फिर विजुअल कॉर्टेक्स और उसमें ऑप्टिक रेडिएशंस. किसी भी जगह पे डायबिटीज के की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. So coming to the diabetes mellitus, as you know that diabetes mellitus is defined as a group of metabolic diseases characterized by sustained hyperglycemia secondary to defects in secretion, action, or both of the endogenous insulin. एंडोजिनस इंसुलिन की सिक्रीशन में प्रॉब्लम है या उसके एक्शन में या उसके बोथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सिक्रीशन और एक्शन दोनों में. So this is basically a metabolic disease of sustained hyperglycemia. This sustained hyperglycemia leads to all the complications of the diabetes. Ocular complications में we start from the refractive errors, frequent changes in refractive error. Diabetic patients वो कहते हैं जी कि वो मैं ये पिछले महीने ऐनक लेके गया था जी और आज अब फिर एक महीना गुजर गया और फिर नज़र नहीं आ रहा. So you check the sugar level, it will be raised. It may be 300, 400, 500 milligram per deciliter. तो इसमें हम कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स दे हैव बैग ऑफ ग्लासेस. इनके पास एक पूरा एक पलंदा होता है, एक बैग भरा होता है ग्लासेस का, और वो कहते हैं डॉक्टर साहब जी मैं हर महीने नई ऐनक बनवाता हूँ, ये देखिए मुझे कोई फिट नहीं आती. Real problem is that refractive error changes with the refractive index of the lens, and that refractive index of the lens is affected very badly the sugar level.
यूं ही जब भी उसकी शुगर लेवल बेहतर होगा पिछली ऐनक ठीक काम करने लग जाएगी, और जो ही शुगर लेवल ज़्यादा होगा उन्हीं ग्लासेस से नज़र नहीं आएगा। तो इन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि दे हैव बैग ऑफ ग्लासेस। सिमिलरली they have they develop, these diabetic patients develop cataract at an early age. Otherwise age जो cataract की age है that is 70 to 80 years, but these diabetic patients they develop uh, very early. और अगर ये insulin dependent diabetic patients हैं तो cataract can develop at very young age, at say at 20-30 years of age इनको cataract हो सकता है। टाइप 2 में भी अर्ली एज की कटरेक्ट फॉर्मेशन जल्दी हो जाती है, 40-50 में इनको कटरेक्ट हो सकता है। ये देखेंगे इस पेशेंट्स को ये हाइपर मेच्योर कटरेक्ट हो गया। इसमें मैं ग्रेजुअली आगे से पीछे की तरफ जा रहा हूँ कि जी हमने देखा कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, ग्लासेस चेंज हो रहे हैं, कटरेक्ट बन रहा है, कटरेक्ट के साथ आयरस है, आयरस के ऊपर न्यू वेस्कुलराइजेशंस ये बनती हैं, इनको हम जिसको कहते हैं हम रूबियोसिस एरिडस, आयरस न्यू वेस्कुलराइजेशन लीडिंग टू ग्लाकोमा, न्यू वेस्कुलर ग्लाकोमा। ये देखेंगे आयरस के ऊपर इतने नए ब्लड वेसल्स बन चुके हैं, इनको हम रूबियोसिस एरिडस कहते हैं, एंड दिस रूबियोसिस एरिडस लीड्स टू न्यू वेस्कुलर ग्लाकोमा। क्रेनियल मोनोन्यूरोपैथीज, ये जो एक्स्ट्राकुलर मसल्स हैं, they are supplied by three nerves: oculomotor nerve, trochlear nerve and abducent nerve. इनमें से किसी भी नर्व की पाल्सी हो सकती। तो पेशेंट में प्रेजेंट विद थर्ड नर्व पाल्सी, फोर्थ नर्व पाल्सी और सिक्स नर्व पाल्सी। तो इससे इसको डिप्लोपिया होगा और उससे स्किंट होगा, और डिप्लोपिया के साथ ये पेशेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखें इस पेशेंट में नीचे वाली डायग्राम में आपको ये दिस आई हैज गॉन इनवर्ड ड्यू टू एब्ड्यूसेंट नर्व पाल्सी, सिक्स नर्व पाल्सी हुई और उससे ये इजोट्रोपिया में चली गई। इस तरह थर्ड नर्व पाल्सी हो सकती है विच प्रेजेंट्स विद टोसिस एंड outward deviation of the eyeball due to unopposed action of lateral rectus. Similarly, diabetic retinopathy definitely this is the most common cause of vision loss in the productive years of life. इसमें हम अगली एक तस्वीर में देखेंगे कि WHO के मुताबिक 5% of world blindness is due to diabetic retinopathy। और ये देखें इस चार्ट में देखें कि मोस्ट कॉमन अबाउट 48% is cataract, 12.3 is glaucoma, 8.7 is age-related macular degeneration (AMD), and about 5% is diabetic retinopathy। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखें आप कि ये कैटरेक्ट, ग्लाकोमा और AMD ये तीनों डिजीजेज किस एज ग्रुप की हैं? मोस्टली आफ्टर 60-70 ईयर्स ऑफ एज। जबकि डायबिटिक रेटिनोपैथी ये 20 से शुरू होकर 50-60 ईयर्स तक के पेशेंट्स को अफेक्ट करती है। तो जो बर्डन है सोसाइटी पे डायबिटिक रेटिनोपैथी की ब्लाइंडनेस का, दैट इज ह्यूज। क्योंकि वो पेशेंट जब प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ में अर्निंग बंदा है, 30 साल में 40 साल में वो ब्लाइंड हो गया, पूरी फैमिली अफेक्ट करेगी। ये कैटरेक्ट एक बाबा 80 साल का बाबा उसको हो भी गया तो उसकी फैमिली इज नॉट अफेक्टेड, बट दीज पेशेंट्स who develop this diabetic retinopathy at very early age, 20 से लेके 50-60 के दरमियान इनको डायबिटिक रेटिनोपैथी होती। तो ये जो सोसाइटी पे बर्डन है दैट इज ह्यूज ऑफ दिस डायबिटिक रेटिनोपैथी कि उस बंदे ने बेचारे ने बाकी 25-30 साल जिंदगी के ब्लाइंड गुजारने, उसकी फैमिली सफ़र करेगी, सोसाइटी सफ़र करेगी और ये प्रॉब्लम्स होंगे। ये पेशेंट्स भी हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन दे हैव लिव्ड देयर लाइफ। तो ये अबव 60-70 ईयर्स हैं, इनमें ना ही अर्निंग है ना इनकी कोई लायबिलिटीज़ है, तो इसलिए ये पेशेंट्स उतना ज़्यादा बर्डन कॉज नहीं करते।
The most common cause of legal blindness in population between 20 to 64 years of age. तो ये देखें कि ये जो एज है, ये जो ईयर्स हैं, ये ज़िंदगी की प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं जिनमें बंदे ने कमाना है, अपने ख्वाबों को पूरा करना है, फैमिली है, उसको फैमिली की लाइबिलिटीज़ हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन है, हेल्थ है, बाकी सारी चीज़ें. So this diabetic retinopathy affects this group of people. So that is why it is very important to understand this diabetic retinopathy and to properly manage it. ये प्रिवलेंस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी के टाइप 1 में और टाइप 2 में कितने लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है? रफली टाइप 1 जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स होते हैं उनमें 40% पेशेंट्स को डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप होती है, जबकि टाइप 2 में 20% को हो सकती है. बट दिस डिपेंड्स ऑन कि कितने लोगों को होगी. दिस डिपेंड्स ऑन द रिस्क फैक्टर्स जो कि जिनको हम अभी ये डिस्कस करते हैं कि कौन से रिस्क फैक्टर हैं कि डायबिटीज़ के साथ इनमें से ये चीज़ें भी अगर होंगी तो उसको ज़्यादा चांसेस होंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप करने होने के. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़. कितने सालों से है डायबिटीज़. It has been estimated that after 10 to 15 years of duration of diabetes, 25 to 50% of the patients they have some signs of diabetic retinopathy. और जबकि 25 साल के बाद तकरीबन 90% लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी. 25 years of diabetes पेशेंट्स को अगर है तो उसमें 90% तक डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है. एंड आफ्टर इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड आफ्टर 30 years almost 100% of the patients they develop this diabetic retinopathy. Other risk factor is poor metabolic control कि जिन लोगों का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता. And this metabolic control is best judged by HbA1c. इसमें शुगर लेवल फास्टिंग या रैंडम इज नॉट वेरी गुड to monitor the diabetes. Best test to monitor the control of diabetes is HbA1c, and it has been estimated that if the patient keeps his or her HbA1c level less than 6.5%, then the chances of this diabetic retinopathy becomes minimum. तो इसलिए पेशेंट को हम क्लियरली कह देते हैं कि भाई जी आपने अपना शुगर लेवल 6 लेवल 6.5% से कम रखना है. और पेशेंट बात होते हैं बड़ी जी मेरी शुगर बड़ी कंट्रोल है जी, आप HbA1c चेक करवाएं वो 11 पे 12% पे पहुंची होगी. तो ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप होने. तो एम शुड बी टू keep this HbA1c level less than 6.5%. Similarly, systemic hypertension अगर uncontrolled होगी तो this aggravates the development of diabetic retinopathy. ये दोनों एक दूसरे को वर्स करते हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़. इसी तरह नेफ्रोपैथी अगर पेशेंट्स के किडनी डैमेज हो रहे हैं. इसमें बेसिकली अब देखें ना कि ये इसमें होता क्या है डायबिटिक डायबिटीज मेलाइटिस में सस्टेन्ड हाइपरग्लाइसीमिया है, उससे कैपिलरीज डैमेज हो रही हैं. कैपिलरीज कैसे डैमेज होती हैं ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. कैपिलरीज लेवल पर डैमेज हो रहा है तो जहाँ भी बॉडी में कैपिलरीज का एक्शन है मोर इम्पॉर्टेंट, तो वो जब डैमेज होंगी तो वो कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे हो जाएंगी. किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस है, उसकी कैपिलरीज डैमेज हो रही हैं तो रीनल फेलियर में पेशेंट जाएगा. आई में प्रॉब्लम हो रहा है तो विजन लॉस होगा. ब्रेन में प्रॉब्लम होगा तो उसको न्यूरोपैथीज डेवलप शुरू हो जाएंगी. तो ये देखें कि बेसिक रीजन इज माइक्रोएंजियोपैथी, कैपिलरी लेवल पर डैमेज हो रहा है. तो नेफ्रोपैथी अगर हो रही है तो दिस शोज पुअर मेटाबॉलिक कंट्रोल ऑफ डायबिटीज. और अगर नेफ्रोपैथी हो रही है तो वी शुड एक्सपेक्ट डायबिटिक रेटिनोपैथी. तो ये
अच्छा, और ये देखा गया कि अगर आप नेफ्रोपैथी को इम्प्रूव कर लेते हैं तो दिस इम्प्रूव्स डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये ऑब्जर्व किया गया कि जिन पेशेंट्स को सीवियर रीनल फेलियर में थे उनको वर्स्ट किस्म की रेटिनोपैथी थी। जो ही उन्होंने नेफ्रोपैथी कंट्रोल की विद रीनल ट्रांसप्लांट और सम अदर मेडिकेशंस, तो उनकी रेटिनोपैथी भी इम्प्रूव होगी। तो दिस रेटिनोपैथी एंड नेफ्रोपैथी दे run at equal pace in diabetic patients. सिमिलरली प्रेगनेंसी में डायबिटिक रेटिनोपैथी वर्स होने का चांसेस होते हैं। हाइपरलिपिडेमिक पेशेंट अगर है तो उसमें होता है। इस तरह स्मोकिंग अगर पेशेंट करता है और ओबीज पेशेंट है तो भी वो उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो वी शुड आस्क द पेशेंट टू क्विट दीज अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स। स्मोकिंग छोड़ दे, ओबेसिटी को अगर हो सकती कम करे, हाइपरलिपिडेमिया को कंट्रोल करे, प्लान द प्रेगनेंसीज ताकि उसकी जो शुगर लेवल कंट्रोल रहे और उसकी रेटिनोपैथी की चांसेस मिनिमम हो। जी, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये होती क्या है, क्यों डायबिटिक रेटिनोपैथी और इसकी डायबिटिक ocular कॉम्प्लिकेशंस कैसे होती हैं। माइक्रोएंजियोपैथी है। डायबिटिस सस्टेन्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू माइक्रोएंजियोपैथी। और इसमें देखें कि ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस हैं आर्टीरियोल लेवल पे, ये दरमियान में कैपिलरीज हैं और इधर वेन्यूल्स हैं। तो दिस डायबिटीज बेसिकली अफेक्ट्स दीज कैपिलरीज। कैपिलरी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? दो किस्म के प्रॉब्लम। कैपिलरी की या तो ओक्लूजन हो जाती है कि एक कैपिलरी यहाँ से इस जगह से ब्लॉक हो गई, अक्लूड हो गई, बंद हो गई, ब्लॉक, उसमें ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गई, वो जा ही नहीं रही। तो जिस एरिया को ये कैपिलरी सप्लाई कर रही थी, जिस रेटिना के पॉट को, वो उस रेटिना का इस्कीमिया हो गया ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ दिस कैपिलरी। एक चीज। दूसरी चीज कि अगर क्लूजन नहीं हुई तो ये एंजियोपैथी की वजह से ये जो कैपिलरी वॉल्स हैं दे बिकम पोरस। उनके अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान टाइट जंक्शंस हैं और एंडोथेलियम सेल्स देमसेल्व्स दे बिकम लीकी, और उनमें से जो ब्लड के प्लाज्मा के जो कंटेंट्स हैं दे लीक थ्रू द वॉल ऑफ दीज डैमेज्ड कैपिलरीज। तो ये दो प्रॉब्लम्स होते हैं कि या तो कैपिलरी ओक्लूड हो गई और वो ब्लॉक हो गई और ब्लॉकेज की वजह से वो एरिया जिसको उसने सप्लाई करना था वहां पे इस्कीमिया हो गया, या दूसरा प्रॉब्लम कि वो कैपिलरीज डैमेज हुई, उनकी वॉल डैमेज हुई और उसके नतीजे में वो लीकेज शुरू होगी। किसकी लीकेज होगी? ब्लड सेल्स की लीकेज नहीं होती, यहाँ से वाटर कंटेंट्स रेटिना में आएंगे, आ जाएंगे, रेटिनल एडिमा शुरू हो जाएगा। उसके लिपिड कंटेंट्स जो कि ब्लड में है, प्लाज्मा के लिपिड कंटेंट्स हैं, वो लीक होके रेटिना के अंदर डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाएंगे और वो हार्ड एक्सुडेट्स बनाएंगे। तो ये इस तस्वीर को अगर आप अच्छी तरह गौर कर लें और इसको याद कर लें तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दी all this disease process going in the retina in diabetic patients। और इससे हम बड़ी अच्छी तरह अंदाजा कर सकते हैं कि इसको क्या क्या लीजन्स बाद में डेवलप होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स रेटिना के अंदर जो डिफरेंट लीजन्स नजर आते हैं हमें, लाइक सॉफ्ट एक्सुडेट है, हार्ड एक्सुडेट्स है, डॉट ब्लॉट हेमरेजेस हैं, न्यू वेसल्स हैं, विट्रियस हेमरेज है, ट्रैक्शनल टनल डिटैचमेंट है, कि वो किस तरह सारी चीजें बनती होती हैं। उसके उसके पीछे बेसिकली ये दो प्रॉब्लम पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं: अक्लूजन, कैपिलरी अक्लूजन एंड कैपिलरी लीकेज। कैपिलरी अक्लूजन कैसे होती कि क्यों कैपिलरी अक्लूड हो जाती है? उसकी ये देखें चार काजेज हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक होगी, कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक होगी तो ल्यूमन कम होना शुरू हो जाएगा। एंडोथेलियल सेल डैमेज, कि ये जो एंडोथेलियल सेल इनकी डैमेज हुई, रफ हो गए, रफ हुए तो इसके साथ प्लेटलेट
जो है वो उनकी स्टिकीनेस इंक्रीज हो जाती, उनकी अपनी भी स्टिकीनेस इंक्रीज हो जाती है, और उधर से एंडोथेलियम सेल्स रफ, उनकी सरफेस रफ हुई तो ये इसके साथ स्टिक कर जाते हैं और दे मेक क्लॉट्स। इस तरह रेड ब्लड सेल्स के अंदर चेंजेस होती हैं कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, बाई कनकेव उनकी उनकी शेप होती है, ये इस तरह की दोनों तरफ से कनकेव होते हैं और वो फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में सस्टेन्ड हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से वो हार्ड हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रहते और वो ऐसे पाइल अप होना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के साथ साथ। रोले फॉर्मेशन आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा था, तो वो रोले फॉर्मेशन एक पूरा एक पाइल ऑफ आरबीसीज entangled with these platelets, और ये रफ सरफेस है एंडोथेलियम की, तो इसके साथ वो स्टिक कर जाएंगे और एक क्लॉट बनेगा। और क्लॉट से क्योंकि स्ट्रेच नहीं हो सकती रेटिना ड्यू टू थिकन बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैपिलरी स्ट्रेच नहीं हो सकती, तो ये ब्लॉक हो जाएगी। तो दिस काजेज अक्लूजन ऑफ दिस कैपिलरी हेयर, और जो ही वो कैपिलरी अक्लूड होगी तो ये जितना एरिया जिसको इन कैपिलरीज ने ब्लड सप्लाई देनी थी रेटिना को, वहाँ पे इस्कीमिया होना शुरू हो जाएगा। इस्कीमिया होगा तो वहाँ से वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज होंगे, and this release of vascular endothelial growth factors, that is the main culprit in all this process of diabetic retinopathy। तो ये वेस्कुलर occlusion, जो कैपिलरी occlusion यहाँ पे होती है, this is the main culprit behind all the disease processes going on in the retina of diabetic patients। सिमिलरली जो या तो कैपिलरी क्लोड हो गई या वो कैपिलरी लीक होना शुरू हो जाती। लीक कैसे होती कि ये आप जानते हैं इसकी हिस्टोलॉजी ऑफ कैपिलरीज के अंदर एंडोथेलियल सेल्स हैं और दे आर कवर्ड बाय आउटर, दे आर आउटर साइड बाय पेरिसाइट्स। अंडर एंडोथेलियल सेल्स हैं और एंडोथेलियल सेल्स के बाहर पेरिसाइट्स होते हैं। तो in diabetic patients these parasites they get damaged, उनकी वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और जहाँ पे पेरिसाइट, ये देखें ये डैमेज हुआ, और जो ही पेरिसाइट डैमेज हुआ तो यहाँ से वॉल उसकी बल्ज हो जाएगी, तो यहाँ पे माइक्रो एन्यूरिज्म बनेगा। ये देखें, ये यहाँ पे पेरिसाइट लॉस हुआ, अंदर से कैपिलरी वॉल जो है वो बल्ज की, एंड दिस इज माइक्रो एन्यूरिज्म्स। ये देखिए ये माइक्रो एन्यूरिज्म है, ये माइक्रो एन्यूरिज्म है, और जो ही पे माइक्रो एन्यूरिज्म बनेगा तो वो वाल एक तो बल्ज कर जाएगी, दूसरा वो लीक करना शुरू कर देगी। लीकेज किसकी होगी? वाटर कंटेंट्स इन दी रेटिना, और दूसरे लिपिड कंटेंट्स और बाकी चीजें जो हैं वो रेटिना के अंदर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी। तो दिस माइक्रो एन्यूरिज्म इज द फर्स्ट साइन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। के पेशेंट के रेटिना में हम पूरा उसको देखते हैं, हमें और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, सिर्फ एक या दो माइक्रो एन्यूरिज्म्स सबसे पहले नज़र आएंगे। तो विद दिस अपीयरेंस ऑफ माइक्रो एन्यूरिज्म वी लेबल द पेशेंट एज ए पेशेंट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो माइक्रो एन्यूरिज्म कैसे बनते हैं कि कैपिलरी वॉल डैमेज होती, वीक होती, और उसके लॉस ऑफ पेरिसाइट्स, जहाँ पे पेरिसाइट्स लॉस हुए वहां से कैपिलरी वॉल बल्ज होती बाहर की तरफ। दिस outpouching or bulging outward of the capillary wall due to loss of parasites is the microaneurysms। और जो ही माइक्रोएन्यूरिज्म्स बनना शुरू होते हैं वहां से लीकेज शुरू हो जाती। तो ये देखें occlusion की causes, thickening of basement membrane, damaged endothelial cells, और RBC changes, platelet aggregations, all these factors leads to capillary occlusion। और जब occlusion होगी तो क्या रेटिनल इस्कीमिया होगा, रिलीज ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स होंगे, और कैपिलरी occlusion जो है वो प्रेजेंट करती है एज कॉटन वूल स्पॉट्स, सॉफ्ट एक्सुडेट्स।
ये क्यों बनते हैं कि जिस एरिया में वहां पे रेटिनल नर्व फाइबर लेयर जा रही उसकी एक जगह पे कैपिलरी ब्लॉकेज हुई, तो ब्लॉकेज हुई तो वो जो एक्सॉन्स हैं नर्व फाइबर लेयर्स हैं वो उनका इस्कीमिया हुआ, वहाँ पे एक्सोप्लाज्मिक फ्लो उनका स्टॉप होता है और वो स्वोलन हो जाते हैं। तो these swollen segments of axons due to capillary occlusion present as soft exudates और cotton wool spots। एक ही बात है, cotton wool spot या soft exudates को कहते हैं। they are the sign of retinal ischemia। ये देखें इस पेशेंट्स में, हाँ ये कैपिलरी ओक्लूजन हुई और ये इतना एरिया रेटिनल इस्कीमिया हुआ, हाइपोक्सिक रेटिना, वेजोफार्मिक वेजोफॉर्मेटिव सब्सटेंसेस यहाँ से रिलीज हुए और इन्होंने रेबियोसिस एरिडिस किया और डायबिटिक रेटिना, ये प्रोलिफरेटेड रेटिनोपैथी की। एनवीडी डिस्क के ऊपर न्यू वेसल बने, एल्सवेयर एनवीई कहते हैं इसको हम और एनवीआई कहते हैं। तो दे आर दी साइन ऑफ रेटिनल इस्कीमिया। So this release of VEGF promotes vascular growth and permeability, and this results in the formation of new vessels, shunt vessels, and retinal edema. ये देखें reduces iridus, PDR, diabetic new vascular new vessels on the disc, NVD कहते हैं, and new vessel। ये देखें ये इधर डिस्क है, ऑप्टिक डिस्क, और इसके ऊपर इतने बड़े ये न्यू वेसल्स के टफ्ट पूरे पड़े हुए हैं। और न्यू वेसल्स एल्सवेयर, रेटिना के ऊपर प्रिफरल रेटिना में अगर न्यू वेसल्स हमें नजर आए तो उनको हम कहते हैं एनवीई, न्यू वेसल्स एल्सवेयर। और अगर आयरस पे हो, रूबियोसिस एरिडस हो, तो उसको एनवीआई कहते हैं। ये मैंने बताया कि जी एक तो कैपिलरी ओक्लूजन होती है, दूसरा कैपिलरी लीकेज होती है। तो लीकेज क्यों होती है? आउट पोचिंग ऑफ कैपिलरी वॉल्स ड्यू टू लॉस ऑफ पेरिसाइट्स, माइक्रो एन्यूरिज्म्स बने और वो लीक होना शुरू कर देते हैं। जब हम एफएफए करेंगे, ये पेशेंट्स वैसे इसमें माइक्रो एन्यूरिज्म को इतने नहीं थे, लेकिन जब हमने एफएफए किया तो ये देखें इतने लॉट ऑफ डॉट्स, दीज आर बेसिकली माइक्रो एन्यूरिज्म्स which have been filled by this fluorescent dye और वो उस पे एविडेंट हो गए हैं। तो इतने ज़्यादा माइक्रो एन्यूरिज्म्स हमें नज़र आ रहे हैं। क्यों बनते हैं माइक्रो एन्यूरिज्म्स? लॉस ऑफ पेरिसाइट्स, लीकेज ऑफ फ्लूइड होता है और रेटिनल थिकनिंग होती है, और लिपिड्स जब रेटिना के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं तो हार्ड एक्सुडेट्स बनते हैं। ये देखें ये लीकिंग माइक्रोन्यूरिज्म्स हैं, रेटिनल एडिमा हुआ, ये रेटिना के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया, रेटिना थिक होना शुरू हो गया। और ये येलो जो एक्सुडेट्स हैं ये लिपिड्स हैं जो यहाँ से रिलीज हो गए, यहाँ पे एक इस तरह का एक पूरा रिंग सा बना देते हैं, फुल रिंग और हाफ रिंग ये बनाते हैं, इनको सर्सिनेट रिंग्स कहते हैं। ये हार्ड एक्सुडेट्स, दीज आर बेसिकली लिपिड्स विच हैव लीक थ्रू द कैपिलरीज resulting from the damaged walls of capillaries due to diabetic retinopathy। ये देखें हार्ड एक्सुडेट्स, लिपिड लीकेज है और ये सर्सिनेट रिंग्स बनाते हैं उस मैकुलर एरिया में। इसकी क्लासिफिकेशन डायबिटिक रेटिनोपैथी की डिफरेंट हैं, चेंज होती रहती हैं हर 5 साल बाद, 10 साल बाद इसकी क्लासिफिकेशन चेंज हो जाती है। बट रफली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग 3 ग्रुप आप इसके कर लें कि बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी है। इसमें क्या है कि आपको माइक्रो एन्यूरिज्म्स नजर आएंगे, डॉट ब्लॉट हेमरेजेस नजर आएंगे, लेकिन ये कॉटन वूल स्पॉट्स नहीं नजर आएंगे। कॉटन वूल स्पॉट्स नजर आ गए तो ये प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। वीनस बीडिंग, वीनस लूप्स, वीनस डायलेटेशन, लेकिन ये दिस कॉटन वूल स्पॉट्स दे आर द हॉलमार्क ऑफ दिस प्री प्रोलिफरेटिव। प्री कॉटन वूल स्पॉट नहीं है तो हम इसको कहते हैं बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, वेरी अर्ली स्टेज। कॉटन वूल स्पॉट्स आ गए
और उसके साथ ये चीज़ें आ गई, वीनस बीडिंग, लूपिंग और डायलेटेशन, तो इसको हम कहते हैं प्री प्रोलिफरेटिव। और अगर न्यू वेसल्स बनने शुरू हो गए रेटिना के ऊपर, तो फिर हम इसको कहते हैं, ये देखें वीनस लूप्स इस तरह के बनते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट्स में बनते हैं। और अगर कोई कहीं भी न्यू वेसल्स बनने शुरू हो गए डिस्क पे, एल्सवियर, रेटिना में, कहीं भी कुछ एक पैच हमें नजर आ गया छोटा या बड़ा न्यू वेसल्स का, तो फिर इसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये देखिए, ये डिस्क के ऊपर टफ टफ न्यू वेसल्स है, ये एल्सवियर है, और इसी तरह ब्लड आयरस के ऊपर भी बन सकते हैं। प्री रेटिनल हेमरेजेस, वही न्यू वेसल जब लीक होंगे तो हमें हेमरेजेस नजर आएंगे प्री रेटिनल। ये देखें बोर्ड शेप हेमरेज, प्री रेटिनल हेमरेज पड़ा हुआ है। ट्रैक्शनल, वही जो प्रोसेस चलता है, तो ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है। फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन के विट्रियस के अंदर फाइब्रस बैंड्स बनते हैं फाइब्रोवास्कुलर, उनके साथ ब्लड वेसल्स ग्रो करते हैं, वो रेटिना को लिफ्ट करते हैं, और ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है। और अगर वो अनट्रीटेड रहे तो दे मे कॉज ए ब्रेक इन द रेटिना, रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकती है। ये देखें, ये यहाँ पे फाइब्रोवास्कुलर बैंड्स बने हुए विट्रियस के अंदर, और उन्होंने रेटिना को लिफ्ट किया हुआ, ये रेटिना ऐसे लिफ्ट हुआ हुआ, ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट। जी, ये तो थी बीडी, बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, एनपीडी और नॉन प्रोलिफरेटिव और प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी और प्रोलिफरेटिव। तो ये चीजें तो रेटिना में, प्रिफरल रेटिना में होती हैं। सिमिलरली उसका मैकुलर एरिया इन्वॉल्व हो सकता है, एंड दैट दिस मैकुलर इन्वॉल्वमेंट मे बी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रिफरल रेटिना। बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि प्रिफरल रेटिना में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो लेकिन उसका मैकुला हेल्दी हो, और रिवर्स भी हो सकता है कि उसका मैकुला अर्ली इन्वॉल्व हो जाए और बाकी रेटिना उसका बिल्कुल हेल्दी हो। तो इसको हम, अगर हम क्लासिफिकेशन करनी है तो वो इसके 4 ग्रुप्स बनते हैं: बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड डायबिटिक मैकुलर एडिमा। इसकी आगे से फिर सब क्लासिफिकेशन है कि जी सिंपल है, अगर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं तो उसको हम कहते हैं सिंपल डायबिटिक मैकुलर एडिमा, और अगर ट्रीट करना है तो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा उसको हम कहते हैं। इसकी डेफिनेशंस क्या है कि ये अगर हार्ड एक्सुडेट्स और रेटिनल एडिमा अगर 500 माइक्रोन से बाहर हो तो ये सिंपल डायबिटिक रेटिनो, सिंपल मैकुलर एडीमा। और अगर 500 के अंदर आ जाएं कोई चीज़ें, तो रेटिनल एडिमा आ गया, हार्ड एक्सुडेट्स आ गए, तो देन दिस नीड्स ट्रीटमेंट एंड वी लेबल इट एज क्लिनिकल सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा। ये देखें, रेटिनल थिकनिंग और हार्ड एक्सुडेट्स ये 500 माइक्रोन के अंदर अंदर आ गए, तो इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा एंड दिस नीड्स ट्रीटमेंट। How to manage these patients of diabetic retinopathy? इन्वेस्टिगेशंस में हमने ब्लड फास्टिंग ब्लड शुगर करवा सकते हैं, रैंडम करवा सकते हैं, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, रीनल प्रोफाइल और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। फंडस एग्जामिनेशन में हम डायरेक्ट एग्जामिन कर सकते हैं, FFA की हेल्प ले सकते हैं, OCT से हम मैकुलर एरिया की थिकनेस को मेजर कर सकते हैं। और अगर विट्रियस हेमरेज है, हमें कोई व्यू नहीं नज़र आ रहा, तो फिर हम बी स्कैन कर सकते हैं कि टू फाइंड आउट दी कि जी इसका रेटिना पीछे अटैच है या नहीं है, ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट तो नहीं है। ये डिफरेंट तरीके हैं उसको देखने के। नॉर्मल फंडस इस तरह की होती है, और ये देखें NPDR, इस तस्वीर में देखें कि सारी चीज़ें हैं, हार्ड एक्सुडेट्स हैं, हेमरेजेस हैं, डॉट ब्लॉट हेमरेजेस हैं, माइक्रो एन्यूरिज्म्स हैं, लेकिन इसमें कॉटन स्पॉट्स नहीं है। इधर कॉटन स्पॉट्स आ गए, तो ये इसको हम कहेंगे
NPDR। और अगर ये मैकुलर एरिया इन्वॉल्व हो गया तो इसको हम कहते हैं CSM, क्लिनिकल सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा। FFA फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी, इसमें बेसिकली हम ब्लड रेटिनल बैरियर्स को स्टडी करते हैं। तो जो इनर ब्लड रेटिनल बैरियर है दैट इज अफेक्टेड, दैट इज डैमेज, दैट इज ब्रोकन बाय दिस डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो वो उसको हम स्टडी करते हैं कि कहाँ कहाँ पे उसका ब्लड रेटिनल बैरियर इसका डैमेज हुआ है। ये देखें कि इस पेशेंट में हमें वैसे नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन ये यहाँ पे माइक्रो एन्यूरिज्म से दो वो लीकेज जो उनकी शुरू हुई और इतना सीवियर एडिमा उन्होंने काज कर दिया। OCT पे देखें कि नॉर्मली जो रेटिना होता है वो ये फोवियल एरिया थिन होता है, बहुत थिन सा होता है, और इसमें आप मैकुलर एडिमा और सिस्टाइड मैकुलर एडिमा, ये सिस्टिक स्पेसेस फोविया के अंदर आ गई हैं और उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये देखें नॉर्मल OCT इस तरह का होता है, और ये देखें मैकुलर एडिमा और सिस्टाइड मैकुलर एडिमा। बी स्कैन की अगर विट्रियस हेमरेज है और हमें पीछे से उसकी ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट है वो नज़र नहीं आ रही थी तो हम बी स्कैन कर लें। ट्रीटमेंट में हमने मेडिकली पेशेंट को एडवाइस करना है कि गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, दिस डिक्रीजेस द इंसिडेंस एंड प्रोग्रेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। एम शुड बी मेंटेन HbA1c लेवल लेस देन 6.5%, और हम उसको लो डोज एस्प्रिन दे सकते हैं। इसमें स्टडीज़ ने ऑब्जर्व किया कि इसमें ना कोई बेनिफिट होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी को, ना कोई रिस्क है, विट्रियस हेमरेज का भी कोई रिस्क नहीं है, और इसको बेनिफिट भी कोई नहीं डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसलिए अगर उसको किसी और रीज़न, कार्डियक रीज़न की वजह से एस्प्रिन देनी तो दैट कैन बी गिवन। मेडिकल केयर के साथ साथ हमने उसको, अगर उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप होगी तो उसमें तीन तीन चीज़ें हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। इंट्राविट्रियल ड्रग्स हैं कुछ, अब वो दे सकते हैं, और वी आर फॉर्चुनेट एनफ कि अब हमारे पास एंटी वेजफ बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, और उससे हम इन पेशेंट्स को इन पेशेंट्स की वेरी गुड विजन वी कैन मेंटेन इट फॉर देयर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, अगर वो हमारे पास अर्ली प्रेजेंट कर दें। इंट्राविट्रियल ड्रग्स इसमें कार्टिकोस्टीरॉइड्स भी यूज़ करते हैं, और एंटी वेजफ ड्रग्स भी, ये दोनों इंट्राविट्रियली हम यूज़ करते हैं। कि इंट्राविट्रियल जो एंटी वेजफ ड्रग्स हैं इसमें 3-4 डिफरेंट ड्रग्स हैं, पिगप्टानेब है, रेनी बीजोमैब है और बीवासीजोमैब है। ये डिफरेंट इनकी कास्ट है और डिफरेंट इनकी एफिकेसी है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल हैं सारी ड्रग्स, बस उसके थोड़े से वो सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स कोई किसी ड्रग के थोड़े से ज़्यादा हैं, किसी के कम है। और एफलाइबरसेप्ट एक नई ड्रग आई है एलिया के नाम से, तो ये भी एक एंटी वेजफ ड्रग है, एंड ऑल दीज ड्रग्स आर यूज्ड टू मैनेज द डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसी लेकिन ये जो एंटी वेजफ ड्रग्स हैं इनका प्रॉब्लम ये होता है कि इनका इफेक्ट 4 to 5 6 वीक्स तक रहता है, उसके बाद दोबारा इंजेक्शन लगाना पड़ता है और पूरी ज़िंदगी लगाना पड़ता है। तो इसलिए पहले हम एंटी वेजफ लगा के उसका मैकुलर एडिमा कम कर लेते हैं, उसकी विजन इंप्रूव हो जाती है, देन वी अप्लाई लेज़र। लेज़र के डिफरेंट तरीके हैं कि किस तरह लगा सकते। फोकल लेज़र, कोई एक माइक्रो एन्यूरिज्म हमें नज़र आ रहा है कि वो बड़ा सीवियरली लीक कर रहा है, तो उस माइक्रो एन्यूरिज्म को डायरेक्ट हिट करके उसको कोएगुलेट कर दें, उसको ब्लॉक कर दें। दूसरा तरीका है कि जी ग्रिड लेज़र, मैकुलर एरिया में मैकुलर एडिमा जनरलाइज्ड किस्म की लीकेज है तो उसको ग्रिड लेज़र लगा के मैनेज कर सकते हैं मैकुलर एडिमा। और तीसरा तरीका है कि PRP, पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, पूरे रेटिना को एक्सक्लूड करके दिस मैकुलर एरिया, रेस्ट ऑफ द रेटिना इज लेज्ड, and to reduce the burden of वेजफ, रिलीज ऑफ वेजफ, ये जो जिसकी में रेटिना वेजफ रिलीज कर रहा है उस सारे को बर्न कर देते हैं।
ये डिफरेंट लेजर्स के ज़रिए इसमें हम बेसिकली लेज़र करती क्या है, लेज़र कोएगुलेट्स इस्कीमिक रेटिना, और इसमें जब इस्कीमिक रेटिना कोएगुलेट होगा तो जो उसकी वेजफ रिलीज़ है वो कम होगी, और वेजफ रिलीज़ कम होगी तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगी। मैकुलर एडीमा में, सिस्टर मैकुलर एडीमा में और क्लिनिकल सिग्निफिकेंट मैकुलर एडीमा में हम ग्रिड लेज़र के मैकुलर एरिया के अंदर ही सिर्फ लगाते हैं, और पीआरपी में 2000 से 4000 8 10,000 तक बर्न्स हम एक्सक्लूड करके मैकुलर एरिया को ये बर्न कर देते हैं। And it has been observed that timely laser reduces severe vision loss up to 95%. तो इनको अगर हम जल्दी से टाइम पे लेज़र लगा दें तो इनको विजन हम सेव कर सकते हैं। But unfortunately, some patients do not respond to these treatments, or they present very late with vitreous hemorrhage and tractional retinal detachment. ऐसे पेशेंट्स को फिर हम ये देखिए ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट, एक पूरा बैंड और एक मेम्ब्रेन रेटिना के ऊपर बन गई है फाइब्रोवास्कुलर मेम्ब्रेन, और ये इसको ट्रैक्शन करके रेटिना को लिफ्ट कर रही है। फिर इसको अगर हम छोड़ देंगे तो ये इसमें ब्रेक्स बनाना शुरू कर देगी और रगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट होनी शुरू। ऐसे पेशेंट्स में हम पार्स प्लानोमेट्रेक्टमी करते हैं। Aim of the PPV is to remove blood for evaluation and possible treatment of posterior pole, and to release tractional forces to repair retinal detachment, and to perform PRP by endo laser। सर्जरी के दौरान ही अंदर एक वो लेज़र प्रोब होती है, उसी से ड्यूरिंग सर्जरी हम PRP कर देते हैं। ये देखें ट्रैक्शनल बैंड से इनको काटा ये कटर के साथ, और ये जितने फाइब्रोवास्कुलर बैंड्स हैं काट काट के ये रेटिना को रिलीज किया, तो रेटिना पीछे जब फ्लैट हो गया, ये देखें इस तस्वीर में, जब रेटिना फ्लैट हो गया तो फिर उसको हम लेज़र के ज़रिए लेज करके उसको सेव कर रहे हैं। तो टेक होम मैसेज इज दैट excellent control of diabetes should be is essential. Aim should be to maintain HbA1c level less than 6.5%, और अगर दूसरे को रिस्क फैक्टर हैं तो उनको अवॉइड करें, लाइक हाइपरटेंशन, रीनल डिजीज, ओबेसिटी, स्मोकिंग, और इनको हाइपरलिपिडेमिया और प्रेगनेंसी, इनको अवॉइड कर सकते हैं तो ये करें। और विजुअल सिम्टम शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली, एंड रेगुलर एंड लाइफ लॉन्ग फॉलो अप इज क्रूशियल, ये याद रख लें। इमीडिएट रेफरल टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट फॉर बेसलाइन डाटा, जब भी डायबिटिक पेशेंट डायग्नोज हो, फर्स्ट डायग्नोसिस के बाद उसका एक आई एग्जामिनेशन ज़रूरी है, बिकॉज दिस डायबिटिक रेटिनोपैथी इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन प्रोडक्टिव एज ग्रुप। और ये देखें फॉलो अप रफली कि ये फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देख लेगा कि अगर कोई साइन नहीं है तो ईयरली फॉलो अप है, माइल्ड एनपीडीआर है तो ईयरली फॉलो अप, और अगर मॉडरेट है तो 6 मंथली, और सीवियर है तो 3 मंथली फॉलो अप। 3 मंथली फॉलो अप इज सेफ फॉर जीपीज। पेशेंट को कह दें जी कि हर 3 महीने बाद आप अपनी आंखों का चेकअप करवाया करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ ही हम ये डायबिटिक आई डिजीज इसको हम कंक्लूड करते हैं, और बाकी चीज़ें फिर हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।